अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा लीगल स्ट्रक्चर सेटअप। लीगल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए और डायरेक्शन दी कि आपने किस तरह से जाना है, क्या पहले रिसर्च करना है, एक्सपोज़र कैसे लेना है, एक्सपीरियंस कैसे लेना है। अब इनिशियली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेटअप करनी है, वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब ये ज़रूरी इसलिए है इनिशियली सेटअप करना कि अगर आप इसको इनिशियली सेटअप नहीं करेंगे, तो होता ये है कि जितना डिले करेंगे उतना कॉम्प्लिकेट करेगा। क्योंकि जब एक लाइफ़स्टाइल डेवलप हो जाता है, एक रिकरेंट एक्सपेंस ऐड हो जाता है, फिक्स कॉस्ट ऊपर चली जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप फैसले करते हैं, उन फैसलों का जो इम्पैक्ट होता है, वो सम टाइम इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड ग्रो किया, ठीक है? आप बहुत सारे लोग ऐसे ले आए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। आपने बहुत सारे पर्क्स ऐसे दे दिए जो उस वक़्त आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। आप उस सैलरी रेंज में चले गए जिस सैलरी रेंज कंपनी के बजट को सूट नहीं करती। आपने अपना पर्सनल लाइफ़स्टाइल वो बना लिया जो सस्टेनेबल नहीं है और फिर आपको वन फाइन डे रियलाइज़ होता है कि यार जो मेरा रेवेन्यू है उसके लिहाज़ से तो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया है और जो प्रेशर होता है वो आपको बैड डिसीजंस की तरफ ले जाता है और बैड डिसीजन इवेंचुअली कोलैप्स की तरफ ले जाते हैं। अब जब आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेट प्लानिंग करते हुए, तो आपको रिसोर्स निकालने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब आप रिसोर्स को रिलीज़ करेंगे, तो वो एक बैड इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली आपको चीज़ें क कॉर्नर कटिंग करनी पड़ेगी, उसका एक बैड इम्पैक्ट होता है। आपको सुनने को मिलेगा कंपनी डाउनसाइज़िंग कर रही है, कंपनी नीचे जा रही है, कंपनी गिर रही है, ये कंपनी फेल हो जाएगी, जिससे एक नेगेटिव ओपिनियन बिल्ड होता है मार्केट में। आपके रिसोर्सेज़ जो अच्छे रिसोर्सेज़ हैं, वो आप रिटेन नहीं कर पाते या ऑन बोर्ड नहीं कर पाते। एक अनसर्टेनिटी फ्लोर पे जाती है और जिन मेन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होते हैं मेन रिसोर्सेज़ पे, जब वो गैर यकीनी सूरत-हाल का शिकार होते हैं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो आपकी स्ट्रैटेजिकल विज़न को नहीं समझ सकते, तो वो एक बैड इंप्रेशन लेते हैं। जब वो छोड़ेंगे, तो आप तो पहले ही प्रॉब्लम में हैं। ऊपर से 2 प्रोजेक्ट चले गए क्योंकि 2 रिसोर्स चले गए। आप प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम में आके कोलैप्स कर जाते हैं। आई हैव डन इट अगेन। मैंने फेस किया, बहुत स्ट्रेस से गुज़रा हूँ और मैंने सोचा था, "ऐ अल्लाह इधर से निकाल ले एक दफ़ा। जब मैं यहाँ से निकलूँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा, दूसरों को बताऊँगा कि ये गलती मत करना। डोंट डू दिस। ये ऐसे नहीं, ऐसे करो ताकि आपकी ज़िंदगी के कई साल बच जाएँ।" तो इसमें एक मेजर माइंड शिफ्ट आता है। माइंड शिफ्ट क्या है? फ्रीलांसिंग में क्या होता है? 3 मेजर चीज़ें होती हैं। क्लाइंट पे करता है, आप अर्न करते हैं और आप स्पेंड करते हैं। आई रिपीट, क्लाइंट पे करता है आपको, वो जो भी पे करता है वो आपका है और खर्चा भी आपने करना है। आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। अर्न कौन कर रहा है? आप। लेकिन जब आप कंपनी बनाते हैं, पे तो क्लाइंट करता है, लेकिन अर्न कंपनी करती है। जब कंपनी अर्न करती है तो पहले फिर आप एक्सपेंसेस पे करते हो। देखिए अब आपकी जेब में पैसे डायरेक्ट नहीं गए, कंपनी को गए। अब वो पैसे आपके नहीं हैं, कंपनी के हैं। कंपनी से आपने एक्सपेंसेस निकाले। कौन से एक्सपेंसेस? आपने सैलरीज़ निकाली, आपने टैक्सेस निकाले, आपने बिजली के बिल्स, इंटरनेट के बिल्स, आपकी सब्सक्रिप्शन होती हैं, बिल्कुल होती हैं जो आपको फिक्स पे करनी होती हैं। आपने सर्वर्स खरीदे हुए होंगे, आपने बहुत सारे टूल्स खरीदे हुए होंगे, उनकी पेमेंट्स जाएँगी। उसके बाद जो बचेगा, उसका एक सर्टेन पार्ट रिज़र्व में जाएगा, सेविंग में जाएगा, उसके बाद जो बचेगा आपके पास आएगा। तो क्लाइंट की पेमेंट से आपकी पॉकेट तक अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके अकाउंट में हो सकता है करोड़ों रुपए पड़े हुए हों और आप उस वक़्त अपने लिए कुछ भी ना निकाल सकें। पैसा आपके सामने होगा, टेम्पटेशन होगी, आप निकाल नहीं सकोगे। उस वक़्त एक सेल्फलेस एटीट्यूड चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग विज़न चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होती है, सब्र चाहिए होता है उस वक़्त। वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है और वो डिफ़ाइन करता है एम्प्लॉयी को और फाउंडर को। कि आप एम्प्लॉयी नहीं रहे, अब आप फाउंडर बन गए, अब आप फ्रीलांसर नहीं हैं, अब आप फाउंडर बन गए हैं। तो ये माइंडसेट शिफ्ट आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि आएगा एंड बी रेडी फॉर दैट माइंडसेट। करोड़ों जेब में रख के भी आप खाली जेब हो सकते हैं। करोड़ों जेब में रख के भी आप ऑर्डिनरी लाइफ़स्टाइल जिएँगे, जीना पड़ेगा। ये सीरीज़ ही उन लोगों के लिए है, इसलिए बता रहा हूँ, मैं फ़ोकस ही उन चीज़ों पे कर रहा हूँ। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपके पास मिलियंस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपके पास मेंटर नहीं है, आपके पास सॉलिड फ़ास्ट इकोनॉमी नहीं है, आपके पास वो डिमांड नहीं है, आपके पास वो राइट नेटवर्क नहीं है।
उसके बाद भी आपने खड़े होना है, तो ज़्यादातर आप रिलाय कर रहे होंगे अपने माइंडसेट पे, कमिटमेंट पे, डेडिकेशन पे, डिटर्मिनेशन पे, पेशेंस पे आप रिलाय कर रहे होंगे। इस माइंड शिफ्ट के साथ आपने समझना है रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। देखें, आपको सुनने में बहुत बेसिक है और मैं भी इसको भी बहुत बेसिक तरीके से बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हर बंदे को बेसिक बात पता नहीं होती, पर बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको पहले से पता होगा कि हो सकता है कि आपकी कंपनी $1 लाख पर मंथ कमा रही हो। तो इट डज़न्ट मीन आप इसको फ्लेक्स नहीं कर सकते कि यार मैं $1 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, $2 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ। आपने ये देखना है कि आप उसमें से बचा कितना रहे हैं। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और आपका नेट प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट में से $1 लाख कमाया, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल लें। उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि यार इस पे जो डेवलपर्स लगे हुए हैं उनकी क्या सैलरीज हैं, कितने लोग लगे हुए हैं। फिर ऑब्वियसली आप डिवाइड करते हैं अपने ऑफिस के ओवरहेड एक्सपेंसेस को, जिसमें बिल्स भी हैं, टूल्स भी हैं, सब कुछ है। उस टीम को डिवाइड करके आप पर पर्सन की पर आवर कॉस्ट निकालते हैं कि अगर 8 बंदों ने 1 महीने में इस प्रोजेक्ट पे इतने घंटे लगाए तो कॉस्ट क्या आई और इनकम क्या हुई और उसमें से बचा क्या। जब आप उसमें से देखते हैं कि इतना बचा, तो फिर उसमें से कंपनी के एक्सपेंस जो जो बचा, पहले जो बचा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं कि आपने उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली, जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर उसमें से आपने कंपनी के बाकी एक्सपेंसेस निकाले, उसमें से जो बचा वो आपका नेट प्रॉफिट है। आपने अपने स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस और रिजर्व्स जो हैं वो अपने नेट प्रॉफिट पे डिफाइन करने हैं। आपकी स्ट्रेटेजी आपकी कंपनी का स्केल, स्टेबिलिटी नेट प्रॉफिट पे डिफाइन करती है। ये एन मुमकिन है कि 10 लोगों की कंपनी का नेट प्रॉफिट $1 लाख हो और 100 लोगों की कंपनी का नेट प्रॉफिट $10,000 हो। बज़ाहिर तो वो कंपनी बड़ी लगेगी, लेकिन एक्चुअली एक होता है कंपनी को बड़ा दिखाना, एक होता है कंपनी का बड़ा होना, स्टेबल होना। आपके पास ये चॉइस हमेशा रहेगी कि आप इस कंपनी को बड़ा दिखाना चाहते हैं या एक्चुअली आप इस कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर आप बड़ा दिखाना चाहते हैं तो यू विल डू सर्टेन मिस्टेक्स। आप अपना लाइफस्टाइल में एक ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी लें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव घर लें, ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजिम रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवल करें, ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहने, आप अपने लाइफस्टाइल को इतना ऊपर ले जाएँ क्योंकि आप बड़े दिखेंगे। फिर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है, फिर भी आप लोगों को बाइकें, गाड़ियाँ, पर्क्स दे रहे हैं क्योंकि आपको बजट नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं ताकि लोग बेजा-बेजा करें, लोग तारीफ़ें करें, दुनिया को बड़ा लगें। लगेगा बड़ा, तारीफ़ें भी होंगी, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे। ये बबल होता है, कहीं न कहीं फट जाता है। तो ये आपके पास चॉइस है और जो लोग ज़्यादा शो ऑफ की तरफ जाते हैं, वो एक्चुअली ज़्यादा कोलैप्स करते हैं। आपने सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, राइट बैलेंस की तरफ जाना है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसे पड़े हैं, आप अपने रिसोर्स को नहीं दे रहे, उनको राइट पर्क्स नहीं दे रहे, बोनसेस नहीं दे रहे। तो एक बुक होती है, जो उसका नाम है कि लीडर ईट लास्ट, कि जो लीडर होता है, वो सबसे एंड में खाता है। लीडर ईट लास्ट पे आपने वो पढ़नी है, आपको अंदाज़ा होगा कि पहले आप दूसरों की फ़िक्र करते हैं, फिर आप अपनी फ़िक्र करते हैं। ये मेजर माइंडसेट शिफ्ट है और अगर आपको प्रॉफ़िट का नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कंपनी की स्टेबिलिटी चाहिए और आप चाहते हैं कि यार अपने आप से सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा क्लाइंट आज ये यहाँ से चला जाए, आज मुझे ये क्लाइंट छोड़ जाए, तो क्या 4-5 महीने मेरी कंपनी चलेगी? तो रेवेन्यू पे डिसाइड नहीं होगा, ना ही वो ग्रॉस प्रॉफ़िट पे डिसाइड होगा। उसका बड़ा सिंपल फ़ॉर्मूला है, वो नेट प्रॉफ़िट पे डिसाइड होगा। आप ये देखें, कैलकुलेट करें कि आज आपका नेट प्रॉफ़िट $10,000 है। आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, वो कैलकुलेट करें। देखें कि अगर आपके एक्सपेंसेस $10,000 हैं, आपका प्रॉफ़िट भी $10,000 पर मंथ है, तो आपने अगर 3 महीने सर्वाइव करना है, ठीक है, तो आपको सेविंग में $30,000 चाहिए। $30,000 अगर आपके पास हैं, क्योंकि आपको अपने एक्सपेंसेस का पता है, तो अब आपको ये पता है कि आज अगर ख़त्म हो जाए तो मेरे पास 3 महीने हैं, फिर आपने एक और स्ट्रैटेजी बनानी है और वो हमेशा बनानी चाहिए। और उस पे एक हद तक मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन बाद में लकीली, मैं कहूँगा लकीली, क्योंकि बहुत से काम मैंने लकीली किए। लकीली मैंने बनाई कि अगर आपकी कंपनी खड़ी है एक ऐसे क्लाइंट पे जिससे 70% 80% रेवेन्यू सिर्फ़ एक बड़ा क्लाइंट दे रहा है, अगर वही चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो आपकी मार्केटिंग, बिज़नेस प्रोफ़ाइल, पोर्टफ़ोलियो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम 3 महीने दिल लगाकर हंटिंग करेंगे, तो 3 महीने में हम इस साइज़ का क्लाइंट लाने के काबिल हैं।
और 3 महीने का बैलेंस भी है, तो इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर ये चला भी गया तो 3 महीने का मेरे पास रन है और 3 महीने की प्रोजेक्ट लाने की कैपेसिटी भी है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट लाने की कैपेसिटी नहीं बनाई, सिर्फ रेवेन्यू बना लिया, तो फिर बस यही फ़र्क पड़ेगा कि 3 महीने पहले कोलैप्स होने के बाद 3 महीने बाद कोलैप्स कर जाएँगे आप। सेफ कोलैप्स करेंगे, किसी के पैसे नहीं देने होंगे, आप नोटिस पीरियड दे के सबको रवाना कर देंगे, क्योंकि आपने कैपेसिटी तो बनाई नहीं, आपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने बिज़नेस डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने पीआर पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सेल्स में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने वो राइट प्रोसेसेस नहीं बनाए, आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई। तो जब आप वो नहीं बनाएँगे तो कैसे होगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट में से ये इन्वेस्टमेंट भी निकालें। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, जो बहुत सालों बाद समझ में आई कि नेट प्रॉफिट में से ये भी निकालना है। ये इन्वेस्टमेंट भी उसमें से माइनस करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आप इवेंचुअली इनडायरेक्टली वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। तो आपकी कैपेसिटी और आपका बैलेंस, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये कॉन्फिडेंस नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और ऑनेस्टली कैलकुलेशन इसकी करनी होती है। जब आप सेटअप कर रहे होते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, फिर आप एक काम करते हैं, फाउंडर की सैलरी, आपकी अपनी सैलरी आपने करनी होती है। इसके अंदर बाज़ाहिर ये बहुत सिंपल लगता है। सर मैंने आपकी सैलरी डिसाइड, मैं $3000 लूँगा, मैं $2000 लूँगा, मैं $1500 लूँगा। हो सकता है आप उससे ज़्यादा इनडायरेक्टली ले रहे हो, पर्क्स आप ज़्यादा ले रहे हो, जब ज़रूरत पे आप पैसे निकाल लेते हैं, तो हो सकता है आप उससे ज़्यादा ले रहे हो सकता है आप उससे कम ले रहे हो। लेकिन ये जो फिगर डिफाइन करना होता है, $3000 का, आई एम गोना टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंपनी बनाते हैं, तो होता क्या है कि आपको अपने इर्द-गिर्द बिलीवर्स चाहिए, ठीक है? आगे हम जब टीम सेटअप करेंगे, तो टीम सेटअप करते वक़्त मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा और उसमें एक चीज़ आपको सिखाऊँगा, कोर टीम, ठीक है? हर बंदा एम्प्लॉयी नहीं होता, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। जो कोर टीम होती है, उसको हम बिलीवर्स भी कहते हैं। वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उनको अक्सर फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन भी होती है, वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और ओनरशिप के साथ काम करते हैं। अब बिलीवर्स के ज़हन में ये है कि भाई मेरी सैलरी $200 है, मैं 12-14 घंटे काम करता हूँ। आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं, आप भी 8-10 घंटे, 12-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन आपकी सैलरी $3000 है, $4000 है। अब गैप बहुत बड़ा हो गया। सूनर और लेटर वो अनकंफर्टेबल होगा। सूनर और लेटर उसको ये इक्वेशन अनफेयर लगेगी। सूनर और लेटर वो ये कहेगा कि यार काम तो हम बराबर कर रहे हैं, कंपनी को तो हम बराबर खड़ा कर रहे हैं। देखिए एक स्टेज आती है ज़िंदगी में, जब आप लगे रहते हैं, अचीव कर जाते हैं, उस वक़्त आप डिज़र्व करते हैं। उस वक़्त आपके पास एक रीज़न होता है कि देखो यार मैंने 8-10 साल स्ट्रगल की है, आप तो अभी 2-4 साल में आए हो, 2 साल में आए हो, 3 साल में आए हो, गैप एक है तो किसी वजह से है क्योंकि आपने सैक्रिफाइस बहुत किया, आपने इन्वेस्ट बहुत किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना ब्लड एंड स्वेट लगाया है। हो सकता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आपने की हो। लेकिन वेरी अर्ली ये जो गैप होता है, वो जो फिगर होता है, वो राइट फिगर होना चाहिए, वो बैलेंस्ड फिगर होना चाहिए। वो ज़्यादा हो, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई घर चलेगा, पेट पलेगा, किचन चलेगा तो आपका दिमाग चलेगा ना। घर की स्ट्रेस होगी, किचन की स्ट्रेस होगी, करोड़ों रुपए आ रहे हैं और आप अपना घर ही नहीं चला पा रहे, अपने अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को डिसेंट ज़िंदगी नहीं दे पा रहे, व्हाट्स द पॉइंट इन ऑल दिस? आपके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बहन-भाइयों के साथ आप नहीं खड़े, अपने दोस्तों को हेल्प आउट नहीं कर पा रहे, कम्युनिटी में गिव बैक नहीं कर पा रहे, चैरिटी नहीं कर पा रहे, व्हाट्स द पॉइंट इन ऑल दिस? बिज़नेस चले या ना चले, लेकिन कम से कम ये लोग जो है इनको आपने एक डिसेंट लाइफ देनी, नॉट लैविश बट अ डिसेंट वन। तो वो फिगर जो है फेयर होना चाहिए। अब फिगर फेयर कैसे होता है? अगर आपने अपने लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल किया, आपने अपने लाइफ़स्टाइल जो कंपनी का रेवेन्यू है उसके हिसाब से सेट नहीं करना। रेवेन्यू $1,00,000 है, पर वो आपके पैसे नहीं है भाई। इसी लेक्चर के शुरू में हमने कहा वो कंपनी के पैसे हैं। आपने अपना लाइफ़स्टाइल कंट्रोल रखना है, सिंपल रखना है, डिसेंट रखना है, ताकि जो फ़िगर आप डिफ़ाइन कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, उस फ़िगर के अंदर वो फिट इन हो जाए, बल्कि थोड़ा कुशन पीरियड होना चाहिए, थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। आपकी $2000 सैलरी है, आपका लाइफ़स्टाइल $1000 में हो जाए, $1500 में हो जाए, $500 का आपके पास कुशन पीरियड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेक्ट लेट होते हैं, क्लाइंट्स की पेमेंट फँसती हैं, ज़रूर फँसेंगी और इस पूरी स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे। तो भाई जो पहला बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, वो आप ही होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि 4-5 साल आप सैलरीज़ दे पाएँ। मेरी कंपनी ने पहले 7 साल, अगेन आई कंसीडर माय सेल्फ लकी, पहले 7 साल कभी 1 महीना, 1 दिन भी सैलरी लेट नहीं हुई। आज मेरी कंपनी को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 8 साल से ज़्यादा हो गया।
इन 8 सालों में आज तक किसी बंदे की कोई पे नहीं कटी। लेट आने पे, आवर्स पे, अ, मतलब लोगों की सैलरी डिडक्शन पॉलिसीज़ होती हैं। मैं इसके खिलाफ था शुरू से। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने यही करना है क्योंकि बाज़ औक़ात ये करना पड़ता है, बट मैं इसके अगेंस्ट था, नहीं किया आज तक। लेकिन इस बुक को रिकॉर्ड करने से पहले 1.5 साल का एक लीथल पीरियड आया। उसके एंड पे मैं बताऊँगा वो क्यों आया, उसमें मेरी क्या गलतियाँ थी, मैंने कहाँ ओवरसी किया। गलती तो मेरी थी ना, लीडर मैं हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। फिर उससे रिकवर कैसे किया, उससे निकला कैसे, फिर वो माइंडसेट क्या था, उस वक़्त दिल क्या करता था, वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन आप याद रखिएगा, लेकिन मुझे 9 महीने तक सैलरी नहीं मिली। मैंने 9 महीने सैलरी नहीं ली और पिछले 7 साल में जो मैंने सेविंग की थी वो भी एग्ज़ॉस्ट हो गई। मुझे वापस पैसे देने पड़े। ये भी हो सकता है। फाउंडर को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तभी एक दिन जब वो अर्न कर रहा होता है तो वो कहता है कि आई डिज़र्व इट। सो फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ कि यार आप डिज़र्व करते हैं, फिर उस फिगर को बढ़ाएँ। अगर आप एक अच्छा फिगर डिफाइन करना चाहते हैं, उसको फेयर रखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफ़स्टाइल भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आपको बैलेंस भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ये शुरू से ही डिफाइन कर लीजिए। उसके साथ-साथ आपको फाइनेंशियल रिज़र्व्स भी ऑब्वियसली करने होते हैं। फाइनेंशियल रिज़र्व्स को बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रिज़र्व सैलरीज़ हों, आपके पास रिज़र्व बिल्स हों, आपके पास रेनी डे के लिए पैसे हों, प्रोजेक्ट लेट होता है, क्या होता है, प्रॉफ़िट का एक सर्टेन पार्ट आप रिज़र्व्स को एलोकेट कर देते हैं। अगर आपको $20,000 पर मंथ बच रहे हैं नेट प्रॉफिट में, तो आप 5% अपना 500 उसमें से $5,000, $10,000, 20%, 10%, 30% डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस साइड पे करते जाते हैं ताकि रेनी डे के लिए काम आए। सिर्फ प्रॉफिट्स पे रिजर्व नहीं होता, आपको साइड पे थोड़ी सी चीजें करनी पड़ती हैं और इसको कहते हैं रनवे। रनवे मीन्स इफ रेवेन्यू स्टॉप्स टुडे, हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव? विदाउट रनवे यू आर गैम्बलिंग, आप जुआ खेल रहे हैं, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चलें। बट विद रनवे यू आर स्ट्रेटेजिक, आप स्ट्रेटेजिकली ग्रो कर रहे हैं। तो आप हमेशा अपने आप से पूछेंगे, हर महीने पूछेंगे, व्हाट इज माय रनवे, व्हाट इज माय रनवे। कीप दैट टर्म इन योर माइंड, ऑलवेज कीप आस्किंग, कीप कैलकुलेटिंग, कीप सीइंग दैट। नहीं किया 4 5 6 साल, अकल आई, समझ आई, धक्का लगा, चोट लगी, फिर समझ आई। आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ये ना मसले हों। ये बहुत जरूरी चीज है, शुरू में ही करनी होती है। कैश फ्लो के लिए एक और टेक्निक, एक और मसला, एक और चैलेंज जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस को आता है, वो ये है कि जब आपका क्लाइंट ऑन बोर्ड आता है, प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड आता है, हो सकता है आपका क्लाइंट रिटेनर पे है, फिक्स मंथली अमाउंट है, वो मंथली आनी आनी, ये बड़ी आइडियल सिनेरियो होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। ये बनाना पड़ता है या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिक्स कॉस्ट पे प्रोजेक्ट आते हैं तो आप उसके माइलस्टोन को ऐसा डिफाइन करें कि वो छोटे माइलस्टोन हो और कोशिश करें महीने में 2 से 3 माइलस्टोन आप कंप्लीट करें। 10 दिन का माइलस्टोन हो ताकि आप 1 महीने में 2 से 3 पेमेंट्स की इनवॉइस भेजने के काबिल हो जाएं। हाँ, अगर आप 1 महीने का ही माइलस्टोन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वो महीने बाद खत्म होता है, जो कि उसमें 5-10 दिन डिले होते हैं, क्लाइंट रिव्यू करता है, वो एक्सेप्ट होता है, उसको 40 दिन लग जाता है, फिर इनवॉइस रिलीज होती है, फिर वो इनवॉइस को प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्लाइंट टाइम लेता है, फिर पेमेंट वो रिलीज करता है, पेमेंट लैंडिंग में टाइम लेता है, तो आप 20-20 दिन, 30-30 दिन पीछे चलते जाएंगे। पेमेंट बड़ी होगी लेकिन 20-30 दिन पीछे जाएंगे, सैलरीज डिलेज आना शुरू होंगे क्योंकि आपने माइलस्टोन को स्मॉलर माइलस्टोन में नहीं बनाया। और जब आप प्रोजेक्ट की माइलस्टोन बना रहे हो, इस पे भी डेडिकेटेड लेक्चर है, लेकिन अभी मैं क्योंकि फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो पहले चंद माइलस्टोन इजी रखें। अगर आपने एक प्रोजेक्ट को कहा कि यार ये 10 माइलस्टोन्स में बना रहा हूँ, कि मैं पहले डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, इतने पैसे लूंगा, फ्रंट एंड बना के इतने पैसे लूंगा, 50% करके इतने पैसे लूंगा, एपीआई इंटीग्रेट करके इतने पैसे लूंगा, जो भी माइलस्टोन है, चाहे डिजाइन है, कंटेंट, जिस तरह का भी प्रोजेक्ट है, पहले जो 40% माइलस्टोन है वो इजी हो ताकि क्विक पेमेंट रिट्रीव हो जाए और आपका रनवे बढ़ जाए, आपके रनवे को बूस्ट मिल जाए। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड माइलस्टोन है वो थोड़ा एंड में करें, क्योंकि अगर वो फंसा, उसमें आपको 25-30 दिन ज्यादा लग गए हैं, पेमेंट 1 महीना डिले हो गई है, तो आपका रनवे जो आपने पहले 40% माइलस्टोन से बनाया था वो आपके अगले 60% माइलस्टोन को हेल्प आउट करेगा, वो आगे मूव कर जाएगा, वो आपकी डिसीजन मेकिंग आसानी करेगा। अगर आपके पास रनवे नहीं है, रिजर्व्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप कॉर्नर कटिंग करेंगे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्लाइंट नाराज, रिसोर्स को ज्यादा पुश करेंगे, टीम को ज्यादा पुश करेंगे, नाइटर्स लगवाएंगे, उनको स्ट्रेस आउट करेंगे, टीम टूट जाएगी, या क्लाइंट गया या टीम गई, और आपको ये करना पड़ रहा है, आपकी ये मजबूरी बन गई है। और ये मजबूरी क्यों बनी है? क्योंकि आपके पास रनवे नहीं है, आपके पास रिजर्व्स नहीं है।
आपने पहले माइलस्टोन ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पहले माइलस्टोन में क्लाइंट का ट्रस्ट ही नहीं बना और वो डिले हुआ तो क्लाइंट गया। लेकिन अगर 40% माइलस्टोन आपने आसान रखे, छोटे रखे, अब आपके पास क्लाइंट का ट्रस्ट भी है और पैसे भी हैं। हाउ अबाउट दैट? हम क्या करते हैं, पहला माइलस्टोन ही 2 महीने का, पहला माइलस्टोन ही सबसे मुश्किल काम, वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। कि क्लाइंट छोड़ के जाएंगे। मैं एक बात करता था अपनी टीम से, जब मेरी छोटी सी टीम होती थी। मेरा एक क्लाइंट था, बहुत बड़ा क्लाइंट था, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन $4-5 हज़ार पे आपकी कंपनी चल रही होती है और उस वक्त एक क्लाइंट आपको $10,000 दे रहा होता है, वो बड़ा क्लाइंट होता है। मतलब फिर एक टाइम आता है आपके थोड़े से हालात अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम है $20,000, उसमें से एक क्लाइंट आपको देता है $15,000। तो आपकी कंपनी मेजर, आपकी जो कंपनी होती है वो $15,000 उस क्लाइंट पे डिपेंडेंट होती है। वो क्लाइंट आपकी कंपनी का बड़ा क्लाइंट होता है। तो मैं अपनी टीम को एक बात करता था, अपने अपने बिलीवर्स को एक बात कहता था। मैं कहता था आओ इस क्लाइंट को छोटा कर देते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, हम इसको छोटा कर देते हैं। हंसते थे, सर सर कैसे छोटा करेंगे? मैंने कहा ये $15,000 दे रहा है, जब हमारे पास 2 क्लाइंट्स और होंगे जो हमें $30,000 दे रहे होंगे, तो क्लाइंट छोटा हो जाएगा। अब इसको छोटा इसलिए नहीं करना है कि उसे कहूँगा पैसे कम कर दे, उससे बड़े क्लाइंट लाकर हम इसको छोटा कर सकते हैं। अब बड़े क्लाइंट लाने के लिए आपको साइड इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा, आपने अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटीज बनानी होती है कि आपने बिजनेस जनरेट कैसे करना है। क्लाइंट चलता रहा, उसको सेटिस्फेक्शन दी, उसको डिलीवर किया। वही क्लाइंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 8 साल होने वाले हैं, चल रहा है, काम कर रहा है, और अभी उसी का ही मैसेज आया और उसने अभी पेमेंट रिलीज की है। वीकली पेमेंट रिलीज करता है वो, ठीक है, चल रहा है क्योंकि उसको डेडिकेशन है। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जो क्लाइंट मेरी कंपनी का 90% रेवेन्यू पे करता था, आज वही क्लाइंट मेरी कंपनी का 10% रेवेन्यू पे करता है। पैसे वही हैं, बल्कि ज्यादा देता है, लेकिन रेवेन्यू और इर्द गिर्द की चीजें बढ़ गई हैं। उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसका हक नहीं मारा, उसको काम दिया, उसको क्वालिटी दे रहा हूं, इसलिए तो वो कर रहा है। लेकिन वो जो 90% डिपेंडेंसी थी वो 10% पे आ गई। दैट्स हाउ यू मैनेज क्लाइंट लीविंग डिपेंडेंसी। और क्लाइंट कभी भी जा सकते हैं, पक्के प्रोमिसेस टूटते हैं, पता भी नहीं चलता। ये आपने शुरू से ही करना है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, कम्युनिकेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर एग्जिस्टिंग मेन क्लाइंट, ये करके। सो अगेन लेट्स समराइज द लेक्चर विद द सक्सेस टिप्स। देखिए, रेवेन्यू इज नॉट इनकम, प्रॉफिट इज पावर। फिक्स सैलरी जो है हमेशा आपके ऊपर जो फाइनेंशियल मैच्योरिटी चाहिए होती है। फिक्स सैलरी क्रिएट्स फाइनेंशियल मैच्योरिटी। प्रोटेक्ट योर रिजर्व्स बिफोर इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल, हम बता चुके हैं। कैश फ्लो इज ऑक्सीजन फॉर एवरी कंपनी। रनवे गिव्स यू करेज इन क्राइसिस। जब आपके पास पैसे कम होंगे, प्रेशर होगा, जो आपके अंदर हिम्मत आएगी वो आपके रनवे के साइज पे आएगी। स्टेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ विदाउट रिजर्व्स इज गैम्बलिंग। मैंने आपको जैसे बताया कि हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हो सकता है आप कोलैप्स कर जाएं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम। आप इसको जरूर याद रखिएगा। और इवेंचुअली हमने कहा था अब एआई आ गया, मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था। 6 महीने 8 महीने के बाद गलती करता था मैं, जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता था गलत होता था। डेवलपर हायर करने के बाद पता चलता था ओ शिट, तो गलत कर दिया। अब आपके पास एआई है, आपके पास अपना मॉडल ट्रेन है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। आप पूछेंगे कि ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कि मेरी अगली 6 महीने की इनकम बताओ, इस तरह से, ये हाई प्रोबेबल क्लाइंट है, ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ये छोटा क्लाइंट है, ये बड़ा क्लाइंट है, मुझे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर दो। आप रिसोर्स हायर करने जा रहे हो, मुझे आप उस रिसोर्स की सैलरी बताओ, डिटेल बताओ, और एआई से कहो कि मुझे बताओ कि मेरे रनवे पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेरा राइट रनवे क्या होना चाहिए, मुझे आपके उसके प्रॉफिट की प्रेडिक्शन दो, ग्रॉस प्रॉफिट की प्रेडिक्शन दो, रेवेन्यू की प्रेडिक्शन दो। मुझे ये बताओ कि इस एवरेज से जिससे हम जा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेसेस है, ये हमारी मार्केटिंग स्टैंडिंग है, ये हमारी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी स्टैंडिंग है, ये हमारी बिजनेस की स्टैंडिंग है। मुझे ये बताओ कि मैं किस तरह से इस स्टैंडिंग के साथ, इस स्ट्रेंथ के साथ मैं कितने क्लाइंट ला सकता हूँ। एआई की ये एनालिसिस, ये टूल आपको क्लैरिटी देते हैं, डिसीजन पावर देते हैं, आपकी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके लिए एक डेडिकेटेड, वेल इक्विप्ड, नॉलेज्ड मेंटोर। सिर्फ मेंटोर होना काफी नहीं है। एलॉन मस्क के आप अपनी कंपनी का मशवरे देंगे, उसका मशवरा ठीक होगा, आपके लिए यूजलेस होगा। एजुकेटेड, डेडिकेटेड,
नॉलेज रखने वाला, आपकी कंपनी की नॉलेज रखने वाला मेंटोर आपके साथ डेडिकेटेड है. दैट्स हाउ यू कैन लेवरेज एआई फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग एंड एवरीथिंग. एंड देन देयर आर सो मेनी एआई टूल्स. इन टूल्स को मैं अपनी बुक में मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर है, मैं इसको 2-2 घंटे भी नहीं लेके जा सकता. इन सारे लेक्चर्स पे जो हमने समरी किया उसकी डिटेल जो है मेरी किताब में आ रही है, जिसके अंदर मैंने एक-एक चीज़ मेंशन की है, एक-एक वर्ड मेंशन किया ताकि और भी लूप होल्स ना रहें. तो wait for that book inshallah. In few months I'll be announcing that. So again, this is very important to set up early on, and inshallah we'll move forward, and next module is very important. I'll let you know कि वो क्या है. Thank you very much. See you in the next lecture.